ये सो AS3 का होमवर्क डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 होमवर्क था। और क्या होमवर्क था? आपको वो 3 एक्टिविटीज पढ़ने थे, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। एंड इलस्ट्रेशंस कौन से? करेक्ट, इलस्ट्रेशंस 1 एंड 3। तो पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 बताओ आंसर उसका। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ऑन 31st March 2002 एज पर AS3। बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट इज 25,000। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। करेक्ट करेक्ट। सो एज पर दी बैंक स्टेटमेंट मतलब 25,000 क्या हुआ है? बैंक बैलेंस है। एंड ये हमने चेक इशू किया है बट अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं है। तो 15,000 का क्या किया? हाँ करेक्ट। सो चेक इशूड, जब चेक हम इशू करते हैं तो एंट्री फर्स्ट कहाँ पर होती है? कैश बुक में। बट बैंक स्टेटमेंट में कब एंट्री होगी? जब वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ इसलिए स्टेटमेंट में एंट्री नहीं हुई है। बट हम जो रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बैलेंस शीट या इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो एज पर कैश बुक ही रिकॉर्ड करेंगे ना। सो एज पर कैश बुक बैलेंस एक्चुअली कितना है? 10,000 बैंक बैलेंस। ओके, सो ये 10,000 करेक्ट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड। हाँ, बट ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा या नहीं आएगा इतने? हाँ, so there is a significant risk of change in value of the investment because investment is a equity shares. Okay, वो highly liquid है but risk of change है, so 50,000 नहीं आएगा। Next is fixed deposit FD created on 1st November 2001 नहीं आएगा। करेक्ट, मोर देन 3 months पीरियड FD है, इट्स नॉट डिमांड डिपॉजिट, इट्स फिक्स डिपॉजिट, सो 75,000 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन हाईली लिक्विड सॉवरिन डेट म्यूचुअल फंड ऑन 1st March 2002 हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 3 months। हाँ, दिस विल बी इंक्लूडेड 1 lakh। ओके, सो पहले के 10,000 है एंड अभी के 1 lakh, 1,10,000। एंड बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। हाँ करेक्ट। सो ऑन द डे ऑफ डिपॉजिट ₹69 पर USD है एंड एज ऑन 31st March 2002 ₹70 पर USD है। सो बैंक बैलेंस जो है इंडिया में ही अकाउंट है बट इंडिया में अपने अकाउंट जो क्रिएट किया है वो फॉरेन करेंसी में अकाउंट क्रिएट किया है। करेक्ट। सो आपने आंसर चेक किया क्या? यस, यहाँ पर 70 रुपीज लिया ना आपने रेट, $1,000 इंटू 70। ओके, सो अभी तक हमारा AS11 नहीं हुआ है। AS11 क्या है? रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो AS11 नहीं हुआ है, फिर भी आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑन द डे ऑफ डिपॉजिट ₹69 पर USD है एंड आज का जो बैलेंस है मतलब 31st March का उसका 70 है, तो आज का ही रेट लेना है डायरेक्टली। ओके, सो आपको फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस वो कुछ कंसिडर हम नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि कल हमने देखा था कि दिस इज जस्ट अ चेंज इन कैश नॉट कैश फ्लो। ओके, सो ये जो 69 का 70 हुआ है, ₹1 से बढ़ गया है, सो उससे क्या होगा? चेंज होगा इन कैश बट कैश फ्लो होगा क्या? नहीं। सो हमें 70 ही लेना है, सो 70,000। सो टोटल कितना हुआ कैश एंड कैश? 1,80,000। ओके, क्लियर हुआ है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर्स दो। कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछो या व्हाट्सएप करो मुझे डाउट आपका। व्हाट्सएप पे आप ऑडियो सेंड कर सकते हो।
ओके, इसके बाद आपको कैश फ्लो, ओके ग्रेट पाथ, ओके संपदा, यस। सो अभी टाइप्स ऑफ कैश फ्लो सर, तो कल आपने कुछ दिमाग लगाया कि और फोर्थ एक्टिविटी कुछ हो सकती है या तीन ही है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीन ही है। फ्लो इन तीन ही एक्टिविटी से आ सकता है। ओके, सो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें क्या आता है? इनफ्लो आउटफ्लो, करेक्ट, हाँ करेक्ट। सो जनरली ट्रेडिंग पी एंड एल में जो आते हैं वो सारे, करेक्ट। सेकेंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? करेक्ट 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 करेक्ट। और मैंने अगर मशीनरी परचेस की है, मैंने फर्नीचर परचेस किया है, मैंने फर्नीचर, हाँ करेक्ट, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही है ना। ओके, सो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आता है। सो देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको ट्रेडिंग पी एंड एल से मिलते हैं, इन्वेस्टिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको एसेट साइड से मिलेंगे। ओके, एंड मुझे बताओ, सब्सिडियरीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड जो थर्ड एक्टिविटी है फाइनेंसिंग, उसमें क्या क्या आता है? हाँ, फाइनेंसिंग में जाएगा, करेक्ट, जैसे कि शेयर्स इशूड, डिबेंचर्स इशूड, बायबैक, करेक्ट। सो ये सब फाइनेंसिंग, मतलब कौन सी साइड आएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो समझा, ट्रेडिंग पी एंड एल मतलब ऑपरेटिंग, एसेट साइड मतलब इन्वेस्टिंग, एंड फाइनेंस कहाँ से आता है? लायबिलिटी साइड से। ठीक है, सो अभी आप आंसर कर पाओगे क्वेश्चंस? ओके, सो आपके पास हाइलाइटर पेन वगैरह कुछ है तो हाईलाइट करते जाओ। 2.6.1 लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड। ओके, तो हमने किसी को एडवांस दिया है तो वो कैश आउटफ्लो होगा, एंड उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, वो कैश इनफ्लो होगा। तो उसमें ABCDE क्या है? देखो, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। किसके लिए? फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का काम ही क्या है? लोन देना है, लोन लेना है। ओके, मुथूट फाइनेंस वगैरह जो कंपनीज है, बजाज फाइनेंस, ओके, हर बैंक का कुछ फाइनेंस कंपनी होता ही है। ओके, NBFC आपने सुना होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो NBFCs मतलब, सो NBFCs का मेन बिजनेस क्या है? लोन लेना देना। ओके, तो उनके लिए लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बी वाला बताओ, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। सो आपको ये हाईलाइट करते जाना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर फाइनेंशियल। ये तो आपने हेडिंग, ये आपका हेडिंग है, तो इसके बाद का सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? दिस लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड इज विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टिंग फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। अभी सी देखो, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सब्सिडियरीज। ओके, आपकी सब्सिडियरी है एस लिमिटेड, कल हमने देखा था। एस लिमिटेड को आपने लोन दिया है, आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टिंग हो गई एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। सो आप किसको लोन दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, आपने सब्सिडियरीज को दिया है तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टिंग। अभी डी देखो, किसको लोन दिया है आपने? एम्प्लॉयज को एडवांस दिया है या लोन दिया है, एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉयज कहाँ पर लगते हैं? ऑपरेशंस के लिए।
ओके, सो क्या हाईलाइट करोगे आप सिर्फ? गिवन टू एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग, गिवन टू सब्सिडियरीज इन्वेस्टिंग, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है आपकी तो इन्वेस्टिंग, आपका फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो ऑपरेटिंग. एंड ई वाला बताओ, एडवांस पेमेंट किए आपने सप्लायर्स को, मतलब करेक्ट, सो ऑपरेटिंग. सप्लायर्स मतलब पता है जिससे आप परचेस करते हो वो. क्लियर हुआ ये? सो जिसको आप एडवांस दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है क्लासिफिकेशन. एंड एफ भी पार्ट है, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर्स फॉर लेट पेमेंट. करेक्ट, ये भी ऑपरेटिंग, क्योंकि कस्टमर्स से जो आया है वो बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस पैसे आ रहे हैं कि आपने सेल किया, उसने पेमेंट लेट किया, आपने सेल किया इसलिए तो रिसीवेबल है उससे, बट रिसीवेबल लेट हो गए इसलिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो ऑपरेशंस की वजह से इंटरेस्ट आप कमा रहे हो. सो दैट्स वाई ऑपरेटिंग फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज. फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए भी वो ऑपरेटिंग ही आएगा. हाँ, नाउ 2.6.2 पे आ जाओ. लोन्स एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड. अभी आपने किससे लोन लिया है उसके ऊपर डिपेंड है. हाँ, सो फर्स्ट, loans and advances taken and interest paid on them in the ordinary course of business are operating cash flows for financial enterprises. Second, it will be financing cash flow for non-financial enterprises. Third, loan taken from subsidiaries and interest paid on them are also financing. Okay, loan किससे लिया है वो important नहीं है, loan लिया है मतलब finance हो रहा है. Then advance taken from customers, हाँ, and interest paid on them are operating for non-financial. So financial enterprises के लिए भी वो operating ही है. ठीक है. हाँ, interest paid to suppliers for late payment operating. So ये highlight करते जाओ. And interest taken as part of inventory cost in accordance with AS 16 are operating. Now investments made and dividend earned. So आपने investment made and dividends earned on them in the ordinary course of business are operating cash flow for financial enterprises. Investment made and dividend earned on them are investing cash flows for non-financial. Investment in subsidiaries and dividend earned on them are investing cash flows. And dividend paid next is financing. Now income tax, that is tax paid on operating income, is operating cash outflow for all enterprises. क्योंकि टैक्स किस पे पे किया है आपने? ऑपरेटिंग इनकम पे. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेंस्ट इनकम are operating cash outflows if the concerned income are operating income, and it will be investing cash outflow if the concerned income are investment incomes. Example on interest earned. Interest earned पे TDS होता है, पता है आपको? हाँ. So interest earned आप gross amount लोगे and TDS आप outflow दिखाओगे. Correct. C, tax deducted at source against expenses. ओके, जैसे आपने प्रोफेशनल फी पे की है, रेंट पे किया है, तो रेंट अगर 1 लाख है तो आउटफ्लो ऑफ 1 लाख दिखाओगे एंड उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट करोगे 10,000 वो इनफ्लो दिखाओगे. मतलब नेट आपका आउटफ्लो 90,000 का ही हुआ, बट वो डायरेक्टली 90,000 नहीं दिखाना है. सो वो भी ऑपरेटिंग में ही आएगा. हाँ, और ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज, टीडीएस इनफ्लो होगा ना, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम, एक्सपेंसेस का चल रहा है. If concerned expenses are operating expenses, and it will be financing cash inflow if the concerned expenses are financing expenses. Example, interest paid. So expense का nature देखना है आपको. Rent paid, professional fees paid है तो operating, उसके ऊपर का TDS, and interest paid है तो financing. Okay, and inflow क्यों हुआ समझा क्या? हाँ, पैसे आ नहीं रहे आपको. Okay, आप नेट 90,000 दे रहे हो, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट दिखाना अलाउड नहीं है, इसलिए 1 लाख पे किया एंड 10,000 इनफ्लो आया. ऐसे वो हम दिखाने वाले, इसलिए टीडीएस यहाँ पर इनफ्लो होगा. एंड जहां पर आपको अर्निंग्स है,
इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट, वहां पर टीडीएस आउटफ्लो दिखेगा, ठीक है। अभी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ओके। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए हुआ तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो है, बट अगर आपका फिक्स एसेट लॉस हुआ है, बी वाला पार्ट पढ़ो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट, हाँ, आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो होगा, ओके। इन्वेंट्री का लॉस है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ तो ऑपरेटिंग, एंड एसेट का लॉस हुआ एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ तो इन्वेस्टिंग, ठीक है। एंड दोनों केस में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्या? यस। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दिखाना है, वही दिया है, AS3 रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर, सो वो भी हाईलाइट करो। क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग, लॉस ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग, एंड सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड क्लासिफाइंग देम एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग और सॉरी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एज मे बी एप्रोप्रिएट। सो बाइफरकेशन समझ में आ गया पूरा। सो अभी इलस्ट्रेशन 1 and 3, यस, क्लासिफाई करना है। परचेस ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग, प्रोसीड्स, इन्वेस्टिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, कैश सेल्स, ऑपरेटिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग, चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग, कैश रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, फाइनेंसिंग, कैश परचेसेस, ऑपरेटिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, परचेस ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग, कैश पेड टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग, वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑपरेटिंग, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड, ऑपरेटिंग, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग ही कंसिडर करना है अभी के लिए, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंसेस, फाइनेंसिंग, अंडर राइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंसिंग, अंडर राइटिंग कमीशन आप अंडर राइटर्स को देते हो, क्यों? फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ने सब्सक्राइब करने के लिए, रेंट पेड, ऑपरेटिंग, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, करेक्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक फाइनेंसिंग है ये, करेक्ट, कैश क्रेडिट, ये भी फाइनेंसिंग ही है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट सिमिलर ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स, ओके, जो बिजनेसमैन है उनको, एंड कैश क्रेडिट भी सेम होता है बट उसका अलग अकाउंट होता है, नया अकाउंट ओपन करना है, जैसे आप सेविंग अकाउंट, FD अकाउंट ओपन करते हो वैसा। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है क्या? नहीं, इट्स अ फैसिलिटी गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स, ओके। बट दोनों का रीपेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट थ्रू नहीं होता, लोन का जैसे आप रीपेमेंट करते हो इंस्टॉलमेंट्स पे करके, यहाँ पर ऑटोमेटिक रीपेमेंट्स होते हैं, कैश क्रेडिट के केस में भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में। सो आपने CC अकाउंट ऐसे सुना होगा, CC अकाउंट इज कैश क्रेडिट। सो ये दोनों फाइनेंसिंग है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करेक्ट, हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स पेड अगर ऑपरेटिंग है तो इनकम टैक्स रिसीव्ड ऑपरेटिंग, करेक्ट। इलस्ट्रेशन 1 and 3 था ना,
classify the following activities as per AS3. Interest paid by financial enterprise, operating. Tax deducted at source on interest received from subsidiary company, investing. करेक्ट. ये TDS इनफ्लो है या आउटफ्लो? करेक्ट. इंटरेस्ट रिसीव, सो TDS आउटफ्लो. एंड इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल वो भी आउटफ्लो है. इनफ्लो आउटफ्लो भी बताओ. हाँ. डिपॉजिट विद बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, इन्वेस्टिंग एंड आउटफ्लो. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टूवर्ड्स लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर. लॉस ऑफ मशीनरी है तो ऑपरेटिंग होगा और ये लॉस ऑफ फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग. हाँ, इन्वेस्टिंग है. मशीनरी में आपने इन्वेस्टमेंट की थी जिसका लॉस हुआ, इसलिए आपको अमाउंट मिल रही है ना. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर इन्वेस्टिंग. करेक्ट. एंड ऑपरेटिंग कब होगा? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. ऑपरेटिंग तब होगा जब वो लॉस ऑफ स्टॉक होता है. हाँ, या लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ. तुम्हाला चॅप्टर होता इन्शुरन्स क्लेम नावाचा ग्रुप 1 अकाउंट्स मध्ये. लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट था ना ये चैप्टर. इंश्योरेंस क्लेम जो निकाल दिया है, तो वो अगर है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लॉस ऑफ मशीनरी है तो इन्वेस्टिंग. ओके. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. करेक्ट. नॉन कैश आइटम है ये. सो अभी आपको सीखना है कैश फ्लो का रिपोर्टिंग, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, उसका फॉर्मेट देखना है. तो 3 एक्टिविटीज है, उसमें से जो फर्स्ट एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके 2 मेथड्स है. एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड. एंड बाकी जो 2 एक्टिविटीज है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उसके लिए एक ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड. ओके. सो पहले हम कौन सा देखने वाले हैं? फॉर्मेट देखो. डायरेक्ट मेथड 4.23 पेज पे. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन है या फॉर द ईयर एंडेड है? हाँ, क्योंकि पूरे साल का फॉर द ईयर आप कैश इनफ्लो आउटफ्लो, किसी पर्टिकुलर डेट का कैश फ्लो नहीं हम देख रहे हैं. एज ऑन नहीं है, ये पूरे साल का है ना. सो फॉर द ईयर एंडेड होगा. आपको फॉर्मेट देखो कैसे करना है. फॉर द ईयर एंडेड लिखना पड़ेगा, मेथड मेंशन करनी पड़ेगी एंड 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, रुपीज. सो फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो इसमें कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, ये इनफ्लोज हुए. करेक्ट. एंड पेमेंट्स में पेमेंट फॉर कैश परचेज, पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक पावर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पेमेंट फॉर वेजेस, सैलरीज, पेमेंट ऑफ फॉर इनकम टैक्स हमेशा एंड में रहेगा. एंड ये सब लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी उससे क्या लेस करना है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. एंड देन यू विल गेट नेट कैश फ्लो. सो यहाँ पर नेट वर्ड इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है. करेक्ट. सो दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेट का मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. सो ये नेट कैश फ्लो मिल गया. ठीक है. ये कौन सी मेथड हुई? डायरेक्ट. सो डायरेक्ट हमको अमाउंट्स मिल रही है. अभी सेकेंड मेथड कौन सी है? इनडायरेक्ट. बट ये कौन सी एक्टिविटी के लिए है? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए. इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए ये मेथड है ही नहीं. हाँ, अच्छा है. सो ऑपरेटिंग के लिए ये दूसरी मेथड है. सो दूसरे मेथड में इनडायरेक्टली आपको कैश इनफ्लो आउटफ्लो फाइंड आउट करना है, इसलिए नाम ही इनडायरेक्ट मेथड है. इनडायरेक्टली मतलब कैसे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा इसका? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. नेट प्रॉफिट आपको दिया नहीं है तो आप कैसे निकालोगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर? तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस. ओके. सो बैलेंस शीट आप इमेजिन करो. बैलेंस शीट कंपनी की जो होती है, मैंने बताया था आपको, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दिखाना कंपलसरी है. सो प्रीवियस ईयर के फिगर से आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा ऑफ P&L एंड करंट बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा.
सो उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. दिस इज द नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट. ओके, सो इसमें रिवर्सल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के इफेक्ट्स है वो रिवर्स करने हैं. सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के इफेक्ट्स, अप्रोप्रिएशन का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन. सो जो भी आपको नेट प्रॉफिट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है अभी. ओके, सो नेट प्रॉफिट आपको P&L से मिलता है, फिर जो नेट प्रॉफिट आपको मिला है उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो कि आपने कुछ डिविडेंड पे किया. ओके, आपने कुछ जनरल रिजर्व में डाल दिया, आपने कुछ CRR में डाल दिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एंड ये सब डालने के बाद जो बैलेंस है वो आपने P&L में ऐड कर दिया ओपनिंग बैलेंस में. सो ये सब क्या कर रहे हो आप, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो. ओके, सो और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर रहे हो. ठीक है, सो यहां से जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, वो प्रॉफिट ऐसे होगा कि ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, डिविडेंड दे दिया, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया, ये सब होने के बाद वो प्रॉफिट मिलने वाला है. सो अभी हमें रिवर्स में जाना है, तो जो आपने डिविडेंड पे किया था वो ऐड बैक करना पड़ेगा, जो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया था वो भी ऐड करना पड़ेगा, CRR को अगर कुछ ट्रांसफर किया था तो ऐड. सो कौन से भी अगर रिजर्व को ट्रांसफर किया है तो वो सब ऐड करो, क्योंकि वो ऐड करने के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा दैट इज द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक्चुअली आपने अर्न किया था. ओके, सो रिवर्स करने हैं इफेक्ट्स, मतलब क्या करना है, समझ में आ गया क्या, ऐड बैक करना है. उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आपने डेबिट किया होगा, मतलब लेस किया होगा, बट प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, कैश का आउटफ्लो है क्या, वो सिर्फ प्रोविजन है, तो वो आप ऐड बैक करोगे, एंड जो एक्चुअल इनकम टैक्स आपने पे किया है वो लेस करोगे नीचे. ओके, सो टैक्स के बारे में समझ में आ गया. प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन कैश आइटम है इसलिए ऐड कर रहे हो, एंड जो एक्चुअल इनकम टैक्स पे किया है वो लेस कर रहे हो. ओके, ये सब होने के बाद कुछ इफेक्ट्स है ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो उसके इफेक्ट देने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ये यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा है. हाँ सॉरी, करेक्ट है. इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी आपको ऐड बैक करने हैं. ओके, सो इसका मतलब क्या, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो आपको ऐड करने हैं. क्यों, क्योंकि वो नीचे सेपरेटली दिखाने हैं ना, इसलिए. ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स आपने देखे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के अभी तक एग्जांपल्स हमें नहीं आए हैं, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो वो भी ऐड बैक कर दो. वो ऐड बैक करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो, यू विल गेट द नेट प्रॉफिट विच इज बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. मतलब ये नेट प्रॉफिट ऐसा है जिससे टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लेस नहीं हुए हैं क्योंकि वो हमने ऐड बैक कर दिया है ना. सो वो नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एंड बिफोर डिडक्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको मिल जाएगा. फिर आप रिवर्स करोगे इफेक्ट्स किसके, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग के. रिवर्स करोगे मतलब ऐड बैक करोगे इफेक्ट्स. सो नॉन कैश कौन से है, एक आपने कल बताया था डेप्रीसिएशन, तो वो लेस हुआ रहेगा ना नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, तो वो ऐड करना है. और एक बताया था आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो भी ऐड बैक करना है. बैड डेट्स भी ऐड बैक करना है. हाँ, क्या क्या ऐड बैक करोगे, डेप्रीसिएशन, प्रोविजंस कौन से भी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऑलरेडी ऐड बैक है, अदर प्रोविजंस लाइक फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स,
और कुछ है नॉन कैश आइटम, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एक बताया था मैंने, दैट इज इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन। ओके, अभी के लिए इसे याद रखो। सो वो भी एड बैक होगा। और एक बताऊं, आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड की है तो वो नहीं, बट जो राइट ऑफ करते हैं, मतलब पूरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 इयर्स पे स्प्रेड करना है, तो आप राइट ऑफ कर रहे हो ना उसको, करें तो वो नॉन कैश आइटम ही है ना, पेमेंट तो आपका पहले ही हुआ है, तो वो भी एड बैक में आएगा नॉन कैश आइटम्स में। अभी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी एड बैक करने के लिए बोल रहे वो। नॉन ऑपरेटिंग मतलब कौन से हुए, इंटरेस्ट पेड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, बट इंटरेस्ट पेड हम P&L को डेबिट करते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ये माइनस हुआ था, डेबिट हुआ था, मतलब इसलिए वो एड बैक करना पड़ेगा। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी आप सोचो नॉन ऑपरेटिंग कौन से है, और इंटरेस्ट पेड एक बताया मैंने। डिविडेंड पेड तो वो एप्रोप्रिएशंस में ही आता है ना, तो वो तो हमने पहले ही एड बैक कर दिया है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट पेमेंट करना वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ता है। डिफरेंस समझा ना इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड का। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस। आप डिबेंचर होल्डर्स को नहीं बोल सकते कोई आज इस साल ना प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट नहीं देते, अगले साल 2 साल का देंगे, बट आप शेयर होल्डर्स को बोल सकते हो दिस ईयर डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, सो नो डिविडेंड। सो इंटरेस्ट पेड एक मैंने बताया। सिर्फ एक्सपेंस के एंगल से मत सोचो, हाँ इनकम के एंगल से भी सोचो। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो वो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हम P&L को क्रेडिट करते हैं, तो वो माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड ऐड बैक करोगे, इंटरेस्ट रिसीव माइनस करना है क्योंकि वो इंक्लूडेड है। अभी डिविडेंड रिसीव, जो होगा डिविडेंड पेड हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वो ऐड बैक ऊपर ही कर दिया है मैंने। तो डिविडेंड रिसीव भी ऊपर ही एडजस्ट, नहीं ऊपर नहीं होगा, वो एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है, हमें इनकम मिल रहा है ना, डिविडेंड रिसीव्ड, नॉन ऑपरेटिंग, हाँ वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है ना, सो वो यहाँ से लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिविडेंड रिसीव्ड आप कहाँ पर लिखते हो, P&L के क्रेडिट साइड को। कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग ही है, करेक्ट, बट रेंट रिसीव्ड, रेंट कैसे आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने एक लैंड परचेस करके रेंट पे दे दी उसको, तो लैंड क्यों परचेस की थी, खुद के यूज के लिए नहीं, खुद के यूज के लिए थी तो वो ऑपरेटिंग, बट आपने लैंड परचेस करके पर्पस क्या था, इन्वेस्टमेंट, उससे रेंट कमाना पर्पस था, तो रेंट रिसीव्ड भी नॉन ऑपरेटिंग है, तो वो क्या होगा, माइनस होगा। हाँ हाँ, नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या देखे फिर, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, और आ रहे कौन से, इतने ही है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आप P&L को क्रेडिट करते हो, हाँ ये भी लेस होगा। देन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये ऐड बैक होगा, क्योंकि सेल ऑफ मशीनरी का जो भी आएगा आपको इनफ्लो, वो नॉन ऑपरेटिंग है, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, अभी के लिए बहुत हो गए, और भी है, बट अभी के लिए आपको समझ में आ गया, नॉन ऑपरेटिंग का रिवर्स करना है इफेक्ट। सो यहाँ पर उन्होंने ऐड नहीं दिया है, देखो वर्ड क्या है, रिवर्स, मतलब ऑलरेडी इंक्लूड है तो लेस करो, ऑलरेडी लेस किया है तो ऐड करो। ये क्लियर हुआ। सो इसके इफेक्ट्स रिवर्स करने के बाद, इफेक्ट्स फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्किंग कैपिटल का आपको मीनिंग पता होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज,
ओके, सो यहाँ पर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का रोल आ रहा है। क्यों? देखो डायरेक्ट मेथड में इजी था। डायरेक्ट मेथड में आप कैसे कर रहे थे? कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैश पेड टू सप्लायर्स या पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें इजी था डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट में देखो क्या करना पड़ रहा है आपको, ये आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस से मिलेगा। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस था। तो आपको अगर कुछ कैश रिसीव हुई फ्रॉम योर कस्टमर्स, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो उसका कुछ भी इफेक्ट P&L में नहीं आता है, क्योंकि एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड ये दोनों अकाउंट बैलेंस शीट में जाते हैं। ओके, सो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको उसके भी इफेक्ट्स देने पड़ेंगे ना। सो जैसे कि डायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्टली अमाउंट मिलती है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो आप लिख देते हो। अभी यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली अमाउंट नहीं मिलने वाली आपको। आपको कैसे फाइंड आउट करना है बताती हूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप बताओ कि आपको कैश रिसीव हुई या आपने कैश पे की, मतलब इनफ्लो है या आउटफ्लो बताना है बेसिकली। सो लास्ट ईयर आपका डेटर्स का बैलेंस था, मतलब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का है 70,000। सो आपके डेटर्स कम हो गए, पहले 1 लाख थे, अभी 70,000 हुए, मतलब 30,000 से रिसीवेबल्स कम हो गए। हाँ, कैश का इनफ्लो हुआ इसलिए तो कम हुए ना। ओके, सो डिक्रीज इन डेटर्स ऐसे आपको लिखना होता है। कुछ कुछ याद आ रहा है अभी सीखा हुआ? डिक्रीज इन डेटर्स हुए तो आपको इनफ्लो हुआ, तो आप ऐड करोगे या लेस? ऐड करोगे, इनफ्लो है। डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स में रिडक्शन क्यों होगी? बिकॉज ऑफ उन्होंने पैसे दिए, तो आपको लगेगा नहीं नहीं मैम 30,000 बैड डेट्स हुए रहेंगे इसलिए डिक्रीज हुए। ओके, क्योंकि बैड डेट्स टू डेटर्स भी एंट्री होती है ना, डेटर्स क्रेडिट कर रहे हो आप, तो उसकी वजह से रिड्यूस हुए रहेंगे। तो उसका इफेक्ट तो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है ना, कहाँ पर? ऊपर, यस, नॉन कैश आइटम के इधर बैड डेट्स का। ओके, सो ये जो डिफरेंस है वो बिकॉज ऑफ क्या है? हाँ, कैश रिसीव्ड और पेमेंट की वजह से ही है। ओके, सो समझ में आ गया? अभी डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स आपने बताया कि वो इनफ्लो है, आपको ऐसे ही दिमाग में रखना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है कि मैम वो बैड डेट्स की वजह से हुआ रहेगा या हमने आरडीडी क्रिएट किया रहेगा 30,000 का, इसलिए वो 1 लाख से 70,000 हुआ। नहीं, वो रीजन नहीं है। क्यों नहीं है बताती हूँ, क्योंकि उसके इफेक्ट्स आपने ऑलरेडी दिए हैं। ओके, अभी जो आपको डिफरेंस आ रहा है वो बिकॉज ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो ही है, ऐसे याद रखो। अभी क्या हो सकता है डिक्रीज का होगा? अभी दूसरा रीजन क्या है, सॉरी दूसरा सिचुएशन क्या है कि ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का था 1 लाख एंड क्लोजिंग कितना होगा अभी? नहीं, वो हो गई फर्स्ट सिचुएशन। अभी 1 लाख से ऊपर का होगा ना, सो कितना लेना है आपको? हाँ, सो 1,40,000। हाँ, मतलब ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 1,40,000, तो 40,000 से क्या हो गए? डेटर्स बढ़ गए। तो क्यों बढ़ते हैं डेटर्स? हाँ, करेक्ट, तो उसको कैश सेल बोलते हैं या क्रेडिट सेल? करेक्ट। सो क्रेडिट सेल मतलब आपने सेल किया बट कैश नहीं आई आपको, ठीक है? सो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 40,000 इन डेटर्स एंड व्हाई देयर इज अ इंक्रीज? बिकॉज यू मेड क्रेडिट सेल। ओके, क्रेडिट सेल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को आता है, ट्रेडिंग से वहां से P&L से नेट प्रॉफिट। ओके, सो नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी आपने वो 40,000 इंक्लूड किया था, बट वो 40,000 कैश आई है क्या आपको? नहीं आई, तो इंक्रीज इन डेटर्स लेस करना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि वो पैसे ही नहीं आए हैं आपको। सो डिक्रीज इन डेटर्स है तो आपको कैश आ गई, तो वो आप ऐड करते हो। एंड इंक्रीज इन डेटर्स है मतलब क्रेडिट सेल हुए बट कैश तो नहीं आई,
एंड क्रेडिट सेल आपने रिकॉर्ड किए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां से वो नेट प्रॉफिट में आए हैं जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वो जो आए हैं वो करेक्ट नहीं है ना, यहाँ पर कैश फ्लो देख रहे हैं हम। सो सेल तो हुआ बट इनफ्लो नहीं आया, इसलिए लेस करो। सो इंक्रीज इन डेटर्स एंड डिक्रीज इन डेटर्स, ये समझ में आ गया? ओके, तो अभी क्या होगा, अपोजिट क्या होता है, क्रेडिटर्स। करेक्ट करेक्ट। सो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स कब डिक्रीज होंगे, जब आप पेमेंट करोगे। सो डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हुआ, पेमेंट किया, सो आउटफ्लो। ओके, एंड इंक्रीज कब होंगे क्रेडिटर्स, जब आप परचेस करोगे। सो वो क्रेडिट परचेस है। सो क्रेडिट परचेस मतलब क्या, आप P&L को डेबिट हुआ रहे, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट को परचेसेस डेबिट हुए रहेंगे, मतलब वहां से नेट प्रॉफिट से लेस हुआ है अमाउंट वो, बट परचेस तो आपने किए, बट आउटफ्लो किधर हुआ है, हाँ, तो जो लेस किया हुआ था वो ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके, सो अगर इंक्रीज हो रहे हैं आपके क्रेडिटर्स तो आप ऐड बैक कर दोगे। ओके, एंड डिक्रीज हुआ, डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि पेमेंट क्या है, पेमेंट मतलब आउटफ्लो तो लेस करना है। सो ये जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लॉजिक है, हाँ यस, सो क्रेडिटर्स का समझ में आ गया, पेमेंट किया क्रेडिटर्स को तो आउटफ्लो होगा, लेस करना है। इंक्रीज हुए क्रेडिटर्स बिकॉज ऑफ व्हाट, क्रेडिट परचेसेस, मतलब आपने ट्रेडिंग अकाउंट को परचेस रिकॉर्ड किया है बट पेमेंट नहीं किया है, तो हाँ, जो ऑलरेडी लेस किया हुआ था वो ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपने एक्सपेंस करके दिखाया था बट वो कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, तो ऐड बैक करना है। ओके, सो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मैम इतना सब सोचना है एंड देन वी विल कम टू कंक्लूजन ऐड और लेस, तो वो प्रैक्टिस से फास्ट हो जाता है। ओके, रिडक्शन इन क्रेडिटर्स, सो माइंड में क्या आपको थिंक करना है, रिडक्शन क्यों हुआ, पेमेंट की वजह से, लेस करना है। ओके, रिडक्शन इन डेटर्स, क्यों रिडक्शन हुआ, कैश रिसीव हुई, ऐड करना है। ओके, सो प्रैक्टिस से वो एडलेस फास्ट आ जाएगा। इंक्रीज इन डेटर्स, क्रेडिट सेल हुए बट पैसे नहीं आए तो लेस करना है। ओके, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, परचेस किए बट पेमेंट नहीं किया है, तो वो जो लेस किया था ऐड कर देना है। ओके, एंड इस प्रोसेस थ्रू जो भी आप कंक्लूजन निकालोगे वो कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हो कि करेक्ट ही है, कि मैम पेमेंट लेस हो रहा है क्रेडिटर्स, मतलब लेस ही करना है क्योंकि आउटफ्लो है, वो आपका गलत जा ही नहीं सकता। आप कितने भी टेंशन में रहो, मेन एग्जाम चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, आपका एडलेस करेक्ट ही आएगा। ओके, सो अभी यही लॉजिक आपको सारे करंट एसेट्स के लिए लगाना है। ओके, एग्जाम में फास्ट आंसर आने के लिए आप हर करंट एसेट को डेटर समझोगे एंड हर करंट लायबिलिटी को क्रेडिटर समझोगे। ओके, लॉजिक मैं बताती हूँ हर करंट एसेट के आइटम का, बट वो लॉजिक आप लगाते रहोगे एग्जाम में तो उतना ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा 3 घंटे में। ओके, लॉजिक बताती हूँ, मुझे करंट एसेट्स के आइटम्स बताओ, एक मैंने बताया डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मत बताओ, एक्सेप्शन में है क्योंकि वो पता है आपको कि ओपनिंग क्लोजिंग वो नीचे लिखना है हमें। तो और क्या होता है करंट एसेट्स में, सिर्फ डेटर्स एंड कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एडवांसेस गिवन, हाँ करेक्ट। AS2 क्या है, इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री होता है ना। ओके, सो ये 3 एग्जाम्पल्स लेते, आपने एडवांस में एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये 4 आइटम्स का एग्जाम्पल लेते, हाँ इतना आता है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस से स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब बताया आपको कि वो आपने लास्ट ईयर ही पे किया था करंट ईयर का एक्सपेंस, इसलिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है, ओपनिंग वाला हुआ, हाँ ये। एंड अगर क्लोजिंग वाला चाहिए तो आपने नेक्स्ट ईयर का पहले ही पे किया, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस, वो एक्चुअली एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है बट आपने एडवांस में पे किया है। सो मुझे बताओ, अगर आपने ऐसे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो अमाउंट है उसकी फॉर एग्जाम्पल 5000,
तो वो P&L को डेबिट करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। बट आउटफ्लो हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, करेक्ट। ओके, बट यहाँ पे आपको कैसे आने वाला है? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे आने वाला है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग बैलेंस था प्रीपेड एक्सपेंसेस का 10,000, अभी वो हो गया 30,000, मतलब इंक्रीज हो गया। तो 20,000 का पेमेंट आपने और किया ना प्रीपेड एक्सपेंस का, इंक्रीज क्यों होगा? करेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस का बैलेंस इंक्रीज होने का एक ही रीजन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, उसी केस में आप प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट करते हो एंड डेबिट किया मतलब ही वो इंक्रीज हो गया। ओके, सो 10,000 का 30,000 कैसे हुआ? क्योंकि और 20,000 आपने पे किया। सो और 20,000 पे किया मतलब आउटफ्लो मतलब लेस करना है। सो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस थे ये। ओके, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि हर करंट एसेट के आइटम को डेटर्स का ही लॉजिक लगा। इंक्रीज इन डेटर्स क्रेडिट सेल की वजह से होते हैं, तो आप क्या करते हो? पैसे नहीं आए हैं तो लेस ही करते हो। हाँ, सो इंक्रीज इन डेटर्स भी लेस करते हो एंड इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस भी लेस करते हैं, बट रीजन अलग अलग है। ये क्यों लेस कर रहे हो? क्योंकि आउटफ्लो हुआ है, यहाँ पर पैसे नहीं आए हैं डेटर्स से, इसलिए लेस। बट लॉजिक क्या? लॉजिक अलग है बट इफेक्ट लेस ही करना है। ओके, तो डेटर्स में इंक्रीज हुआ तो भी लेस करना है, प्रीपेड एक्सपेंस में भी इंक्रीज हुआ तो लेस ही करना है, इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ तो लेस ही करना है। लोन्स एंड एडवांसेस आपने और दिए मतलब बढ़ गया ना बैलेंस, तो वो भी लेस करना है। और क्या बताया था तुमने? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई तो वो भी लेस ही करना है। उसके लॉजिक आपको समझे होंगे। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाई आपने तो और आउटफ्लो होगा, इसलिए लेस। और एडवांसेस दिए मतलब और आउटफ्लो हुआ तो इसलिए लेस। अभी इन्वेंट्री में इंक्रीज हुई मतलब आपने पैसे दिए होंगे ना, तो ही इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। इन्वेंट्री बढ़ने का रीजन और कुछ हो सकता है क्या? आपने परचेस की इन्वेंट्री तो ही बढ़ेगी ना वो, और कुछ अदर रीजन की वजह से बढ़ेगी इन्वेंट्री? नहीं। तो इन्वेंट्री बढ़ने का रीजन है कि आपने परचेस किया मतलब आउटफ्लो हुआ तो लेस ही करना है। मतलब करंट एसेट्स कौन से भी इंक्रीज हुए तो लेस ही करना है, लेस ही करना है। ओके, एंड ये याद नहीं रखना है करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए, इसके लिए किसका बेस लेना है? डेटर्स का। सो करंट एसेट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेटर्स। ओके, सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऐसे सेंटेंस आया आपको क्वेश्चन में, तो आप उसको एज्यूम करोगे इंक्रीज इन डेटर्स, फिर लॉजिक लगाओ क्यों डेटर्स इंक्रीज हुए? क्रेडिट सेल की वजह से, बट पैसे नहीं आए तो लेस करना है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स इसलिए लेस करना है, लर्न नहीं करना है इंक्रीज इन करंट एसेट लेस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड, ऐसे नहीं। करंट एसेट को रिप्लेस करो बाय डेटर्स एंड डेटर्स का लॉजिक आता है आपको। इंक्रीज क्यों होते हैं? क्रेडिट सेल की वजह से, बट क्रेडिट सेल हुए पैसे नहीं आए हैं तो क्या करना है? लेस करना है। ओके, लॉजिक से याद रखो लेस क्यों करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अभी डिक्रीज इन करंट एसेट के बारे में बात करते हैं। सो अभी आप ही बताओगे। हाँ, ओके, वो स्टार्ट करने से पहले आपको डाउट आया क्या नहीं पता नहीं, बट मुझे स्टडी करते वक्त डाउट आया था ये कि मैम आपने बताया कि इन्वेंट्री परचेस की तो ही बढ़ जाती है। ओके, हाँ, सो वो नेट ही आता है ना। आप जो सेल्स रिकॉर्ड करते हो आउटर कॉलम में वो नेट करते हो, परचेस भी जो रिकॉर्ड करते हो वो नेट। तो जो सेल्स रिटर्न हुए हैं उसका इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है एंड उसका भी हो चुका है। ओके, वन मोर क्वेश्चन कि मैम आपने इन्वेंट्री परचेस की, इन्वेंट्री बढ़ गया, बट जो परचेस की होगी वो आप क्यों बोल रहे हो कि आउटफ्लो हुआ है? मे बी हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेस की रहेगी,
हाँ, बट अभी के कैश फ्लो के लिए तो आउटफ्लो नहीं हुआ ना, आपको इस साल का कैश फ्लो दिखाना है। बट हम हर इन्वेंटरी का ऐसे थोड़ी करेंगे कि इसका पेमेंट हुआ है तो इसका ही इनफ्लो दिखाएंगे, या फिर इसका पेमेंट नहीं हुआ है तो इसका नहीं दिखाएंगे। हम टेंटेटिव ये नहीं लेके चलेंगे ना, जो हमारे पास इन्वेंटरी है मोस्टली उसका परचेज, उसका जो कुछ भी वैल्यू है वो पे हो चुका है, हम वैसे ही लेके बट एजम्पशन करके नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल कैश फ्लो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो आपका टैली ही नहीं होगा। जो कैश इन हैंड आपका एज पर बैलेंस शीट दिख रहा है वही यहाँ पर दिखता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्लोजिंग बैलेंस। तो वो गलत जाएगा, आपने ऐसे एजम्पशन किया तो कि जो सारी इन्वेंट्री है वो कैश बेसिस पे ही हमने परचेज की है। कुछ अगर क्रेडिट परचेस आपने किए हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स का जो भी है वो उसके इफेक्ट्स भी दे रहे हैं ना हम, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाता है सिस्टम में। ओके, सो देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो भी इन्वेंट्री परचेस की आपने पूरे साल में वो पूरी क्रेडिट परचेस थी, हाँ ऐसा एज्यूम करो 10,000 का, तो आपने क्या किया 10,000 का परचेस किया, आउटफ्लो हुआ है इसलिए आपने लेस किया वो। ओके, एंड फिर क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो क्रेडिटर्स क्यों बढ़ गए, क्योंकि परचेस किया है 10,000 से, सो वो आपने लेस दिखाया था बट आपने एक्चुअल पेमेंट किया ही नहीं है, तो वो आप ऐड बैक करते हो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स के टाइम। तो यहां से लेस तो किया आपने बट यहाँ पे ऐड भी हो गया, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक सब एडजस्ट कर लेगी। ओके, सो आपके दिमाग में आया था क्या ऐसे डाउट, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुई मतलब परचेस हुआ, बट वो परचेस कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस दोनों हो सकता है, तो जो कैश परचेस वाला है उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट जो क्रेडिट परचेस वाला है उसका क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे ना, तब वहां से ऑटोमेटिक इफेक्ट जा रहा है। क्लियर हुआ ये करंट एसेट वाला पार्ट, आपको पूरा क्लियर हुआ? आपको ब्रेक चाहिए या करंट लायबिलिटीज का भी डिस्कस करेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट करंट लायबिलिटीज का आपको बताना है, हाँ मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ अभी, आंसर भी आपको बताना है, उसका लॉजिक भी आपको बताना है, सब मैं ही बताऊंगी तो मुझे ही एग्जाम देनी पड़ेगी। एग्जाम जिसको लिखने है वो आंसर करेगा अभी। यस, कैन वी स्टार्ट विथ करंट लायबिलिटीज? आप रेडी हो? ओके, कंसेप्ट पूरी हो जाएगी फिर मैं ब्रेक देती हूँ, ये आधा अधूरा रहेगा ना बीच में ही, सो पहले कंसेप्ट ये पूरी करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। सो करंट लायबिलिटीज का अभी हमने रिप्रेजेंटेटिव कौन है आपका करंट लायबिलिटीज का? क्रेडिटर्स है। सो क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए है मतलब पेमेंट किया है आपने, तो लेस आउटफ्लो, एंड क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं मतलब आपने क्रेडिट परचेसेस किए हैं, तो वो ऐड बैक करना है। ओके, सो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपको अभी करंट लायबिलिटीज के अदर एग्जांपल्स देने हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हाँ लोन लिया है हमने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो उसका भी जो ये होगा शॉर्ट टर्म लोन हमने लिया है तो कैश का जो है वो इनफ्लो हमारे पास बढ़ गया है, इसीलिए हम उसको ऐड बैक करेंगे। एंड जो अगर हमने उसका बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग से यहाँ पर नहीं आता है, वो फाइनेंसिंग में जाता है। अदर एग्जांपल्स दो करंट लायबिलिटीज के। बिल्स पेएबल, हाँ बिल्स रिसीवेबल उधर गया, बिल्स पेएबल, हाँ तो बिल्स पेएबल का भी वही मतलब हमने जो हाँ। बिल साइन किया हुआ है, तो अगर बिल का अमाउंट डिडक्ट होता है, अगर हमने किसी ने इनको पेमेंट किया, अगर हमने किसी को, क्योंकि बिल्स पेएबल है ना तो हम पेमेंट करेंगे, अगर वो डिक्रीज इन पेमेंट्स हो गया तो उसको माइनस कर देंगे, करेक्ट, अगर इंक्रीज होगा, करेक्ट, अगर हमने नए बिल्स साइन किए हैं, हाँ, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल जो हमारे लेंडर्स है उनको हाँ, पेमेंट करना बाकी है, हाँ, फाइन हो जाएगा। करेक्ट।
सो करंट लायबिलिटीज के दो आइटम्स हो गए हमारे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, करंट लायबिलिटी का ही आइटम है वो, बट वो जाता है फाइनेंसिंग में। आपको ना एक वर्ड कॉमन है, पेएबल, एंड उसके आगे आप कुछ भी लगाते जाओ, एक्सपेंस का नाम नहीं, एक्सपेंस के नाम, रेंट पेएबल, कमीशन पेएबल, ये सब करंट लायबिलिटीज में ही आएंगे ना। ओके, इंटरेस्ट पेएबल। ओके, तो ये सब का वैसे ही होगा ना, अगर आपने पेमेंट कर दिया मतलब रिड्यूस हो जाएगा लेस, अगर इंक्रीज हो गया मतलब आपने वो एक्सपेंडिचर की है, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मतलब P&L को डेबिट हुआ है बट वो पे नहीं किया है, तो वो ऐड बैक करो। लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो ऐड बैक, लायबिलिटी कम हो जाए, हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके, तो समझ में आ गया। सो एडलेस आपको करंट एसेट्स को डेटर्स मानो, करंट लायबिलिटीज को क्रेडिटर्स मानो। लायबिलिटी कम हो गई तो पेमेंट किया, लायबिलिटी बढ़ गई तो ऐड कर। ओके, करंट एसेट्स कम हो गए मतलब इनफ्लो आ गया तो ऐड, करंट एसेट्स बढ़ गए तो बढ़ गए तो लेस, हाँ करेक्ट, कम हुए क्योंकि इनफ्लो आया, एंड करंट एसेट्स बढ़ गए मतलब आपके क्रेडिट सेल बढ़ गए इसलिए लेस। ओके, ये वाला पार्ट पूरा हो गया। ये सब होने के बाद इनकम टैक्स का जो एक्चुअल पेमेंट है वो लेस होगा, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के एडजस्टमेंट्स इधर करने हैं, इधर उसका रिवर्सल इफेक्ट देना है ऊपर। ओके, मतलब कैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है तो यहाँ पर ऊपर ऐड बैक करो, सॉरी लेस करो यहाँ से, एंड यहाँ पे फिर से ऐड कर दो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अगर वो ऑपरेटिंग वाला है तो ऑपरेटिंग वाला कौन सा, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। एंड अगर वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी है तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग, तो वो नॉन ऑपरेटिंग मतलब इधर लेस करना है, ऐड करना है, करेक्ट। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के बाद आपको मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, सो ये कौन सी मेथड हुई, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सी इजी है, तो एग्जाम में कौन सी आएगी, करेक्ट। ओके, ये दो पैराग्राफ्स करते हैं, मतलब ये पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, ये मैंने बताया था ना कि ये इट्स नॉट अ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इट्स अ इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो। सो यहाँ पर प्रॉफिट है तो लेस करोगे, एंड लॉस है तो ऐड बैक करना पड़ेगा। ये कब करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है, डायरेक्ट मेथड में हम लेंगे ही नहीं ना ये सेल ऑफ एसेट। देखो डायरेक्ट मेथड में सेल ऑफ एसेट है ही नहीं, कहाँ पर लेना ही नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ एसेट डायरेक्टली हम कहाँ पर लेंगे, इन्वेस्टिंग में। ये प्रॉब्लम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड में आने वाला है। एंड फंडामेंटल टेक्निक क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी, एनी अटेम्प्ट टू कंपाइल सच अ समरी फ्रॉम कैश बुक इज इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। सो आप कैश बुक से कंपाइल नहीं कर सकते हो, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, फॉर्चुनेटली इट इज पॉसिबल टू कंपाइल सच अ समरी बाय कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ओके, सो आप क्या करते हो, डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इससे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। ओके, ये ऐसे क्यों दिया था, अभी तो सिस्टम आ गई है, मैनुअल में इमेजिन करो यही सबकी टोटल करना। ओके, सो पहले कैश बुक से करना डिफिकल्ट था, बट अभी सिस्टम थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाता है, एक क्लिक पे ही। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये एक क्लिक पे आपको समझ में आ जाएगा। सो डायरेक्ट मेथड अभी आप यूज कर सकते हो, करेक्ट, सिस्टम आ गई है इसलिए। पहले सिस्टम नहीं थी तो कैसे कर रहे थे, वो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आया ही है P&L से, एंड इधर का इंक्रीज डिक्रीज एडलेस करके देखो तो हो जाएगा। ओके, आपको एग्जाम में दोनों मेथड्स है, ओके, बट मोस्टली आती है इनडायरेक्ट वाली।
ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन ये AS3 कंप्लीट करना है। AS3 के साथ साथ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर है जो मॉड्यूल 3 में है एक्चुअली, बट उसका यूनिट 2 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो भी इनडायरेक्टली हो रहा है अभी हमारा। ऐसे मत सोचो 2 दिन हो गए एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है, तो वैसे नहीं है। AS3 के साथ साथ वो यूनिट 2 भी आपका खत्म हो रहा है एंड दैट इज द पार्ट ऑफ टेस्ट 1। हाँ, वो सिलेबस में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। यस, 5 मिनट में आ जाओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए क्या? नेक्स्ट पैराग्राफ है रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन नेट बेसिस। ओके, 1 मिनट में पढ़ना है और मुझे बताना है कि अलाउड है या नहीं है, एंड नेक्स्ट 2 मिनट्स में उसके एक्सेप्शंस पढ़ने हैं और बताने हैं, मतलब एक्सेप्शन है उसको। सो नेट अलाउड है क्या? नहीं है। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, 50,000 का उन्होंने मशीनरी लिया है एंड 10,000 का फर्नीचर सेल करके, मतलब 50,000 आउटफ्लो एंड 10,000 आ गए सेल करके फर्नीचर, तो आउटफ्लो नेट 40,000 का नहीं दिखा सकते हो, बट उसके एक्सेप्शन है कुछ। ओके, सो AB 2 एक्सेप्शन है। सो AB क्या है देखो, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड एंड पेड बाय बैंक अगेंस्ट एक्सेप्टेंसेस एंड रीपेमेंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, ये पेमेंट बाय बैंक, मतलब बैंक के केस में बैंक कैसे नेट कर सकती है। ओके, उसके बाद कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर आइटम्स इन विच टर्नओवर इज क्विक, the amounts are large and the maturities are short. Example, purchase sale of investment by investment company. Okay, उनका purchase sale बहुत एक दिन में ही, the period is maturity period is very short, एक दिन में ही इन्वेस्ट किया और सेल भी कर दिया। ओके, तो उस केस में नेट दिखा सकते हो। सो बेसिकली पहला बैंक के लिए अलाउड है, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए अलाउड है। ठीक है, एंड और कुछ परमिशंस दिए हैं क्या नीचे ABC अलाउड है। सो कैश फ्लोज ऑन एक्सेप्टेंसेस एंड रीपेमेंट ऑफ FD with a fixed maturity date, cash flow on placement and withdrawal deposits from other financial enterprises, and so loans and advances given to customer and repayments received there. ओके, इस केस में अलाउड है नेट बेसिस। इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें नेट बेसिस वाला कौन सा भी क्वेश्चन नहीं है। इवन CA फाइनल के स्टूडेंट्स को नेट बेसिस नहीं है। ओके, सो आपको अगर CA होने के बाद बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसे क्लाइंट्स मिले तो आपको ये क्लिक होना चाहिए। ओके, क्लिक नहीं हुआ तो पहले आप AS3 पढ़ोगे एंड देन काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ऐसे याद कैसे रहेगा ये इतना छोटा सा पॉइंट। सो आप पूरा AS3 पढ़ के फिर काम करोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि ये नेट बेसिस पे अलाउड है, क्योंकि आपको अभी खुद से इंटरप्रिटेशन आने लगा है। CA होने के बाद मैम नहीं है, आपको ये इंटरप्रिट करना है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का बिना पढ़ के आप आंसर देने वाले हो, अभी कोई भी पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड क्या है, कौन सी एक्टिविटी है? हाँ, इनफ्लो है, बट एक्टिविटी तीनों में से कौन सी है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। आपको रिसीव कब होगा? जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। एंड सेकेंड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। आप इंटरेस्ट क्यों पे करोगे? अगर आपने लोन लिया है तो, आपने डिबेंचर्स इशू किए तो आप इंटरेस्ट पे करोगे। ओके, आपने शेयर्स इशू किए हैं तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव ऑलवेज इन्वेस्टिंग। ओके, एंड यही फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस के लिए ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पता है आपको। ओके, उसके इफेक्ट्स क्या देने हैं।
सो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स आपको इनडायरेक्ट मेथड में देने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट मेथड कहाँ पर आ जाती है? ऑपरेटिंग। बट वो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी नॉन कैश है। एग्जाम्पल अंडरलाइन करो, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आप इशू कर रहे हो बट इनफ्लो कुछ नहीं होता है, सो इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पता है आपको? ओके, इशू ऑफ बोनस शेयर्स पता है ना, कैश आती नहीं है। हाँ, ओके अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स में 2 पैराग्राफ्स आपको पढ़ने हैं। एक है बिजनेस परचेस। सो आपको नाम से ही समझा होगा कि परचेस गुड्स परचेस किए है क्या? नहीं, पूरा बिजनेस परचेस किया है। ओके, सो बिजनेस परचेस के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा वो पढ़ के मुझे आप एक्सप्लेन करोगे। एंड 2.10 एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये 2 ही मेन पैराग्राफ बाकी है AS3 के। लास्ट वाला तो डिस्क्लोजर्स है, वो तो आप ऐसे उड़ाते हो। ओके, पता है मुझे, बट वो हम सिर्फ रीड करेंगे नॉलेज के लिए। सो 5 मिनट का मैं टाइमर लगा रही हूँ, उससे एक्स्ट्रा मिनट में नहीं देने वाली हूँ आपको इंटरप्रिटेशन के लिए। 2 पैराग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करो।
यस, हो गया कंप्लीट पढ़ के। सो पहला पैराग्राफ क्या था? बिजनेस परचेस, मतलब आपने पूरा बिजनेस परचेस किया है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, करेक्ट। एंड नेट ऑफ करना नहीं है, वो आपको समझा होगा। हाँ, जो पोर्शन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हिसाब से दिखाया है उसको वैसे ही शो करना है। जो पोर्शन, जो पोर्शन कैश और कैश इक्विवेलेंट से परचेस और हाँ करेक्ट करेक्ट, उसको वैसे ही शो करना है। हाँ हाँ, टोटल परचेस ऑफ एसेट और टोटल परचेस ऑफ एसेट और डिस्पोजल कंसीडरेशन, एंड जो पोर्शन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का है वो वैसे ही शो करना है। करेक्ट करेक्ट। सो देखो, आप जब बिजनेस परचेस करोगे दूसरे का, तब उसको जो आप पेमेंट करोगे वो नॉट नेसेसरी पूरा कैश और इसमें होगा। कुछ मैंने शेयर्स इशू किए उनको एंड कुछ कैश पेमेंट किया। मैंने पूरे ही शेयर्स इशू किए तो कैश फ्लो में आएगा ही नहीं फिर। बट अगर पार्ट में मैंने कैश पे किया है तो आपको ये दोनों अमाउंट्स दिखाने हैं कि फॉर एग्जांपल टोटल परचेस कंसिडरेशन था 1 करोड़ का, उसमें से मैंने 20 लाख की कैश दी थी एंड बाकी 80 लाख के शेयर्स इशू किए थे। तो टोटल में 1 करोड़ यहाँ पर दिखाऊंगी एंड 20 लाख पेमेंट, 20 लाख इज अ पोर्शन विच इज डिस्चार्ज बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ये परचेस के लिए हुआ। सेम सेल के लिए, आपका कुछ एक यूनिट है, एक कंपनी, आप 1 करोड़ को सेल कर रहे हो, तो डिस्पोजल कंसिडरेशन 1 करोड़ हुआ। हाँ, एंड जिसको आपने सेल किया उसने आपको 20 लाख कैश दी एंड 80 लाख के आपको शेयर्स दिए, तो आप क्या दिखाओगे यहाँ पर? 20 लाख इज द डिस्पोजल कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश। बाकी 80 लाख का यहाँ पर दिखाना नहीं है जो आपको शेयर्स मिले हैं, ठीक है। सो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई शेयर्स पे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए, आपने वो पूरी कंपनी दी थी। ओके, यस। देन ट्रीटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑन बिजनेस परचेज। उसका जो बैलेंसेस है वो रिड्यूस कर Correct. दिया जाएगा जो टेक ओवर वैल्यू है उस पे, एंड फिर जो दोनों का डिफरेंस होगा उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, हाँ करेक्ट। सो करंट एसेट्स लायबिलिटीज हम लेते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो वो कहाँ पर आता है? इनडायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में तो कुछ सवाल ही नहीं है, पूरा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर। प्रॉब्लम आता है इनडायरेक्ट मेथड में। क्या प्रॉब्लम आएगा कि उस बिजनेस के करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज अभी आपके हो गए, तो वो आपके करंट एसेट करंट लायबिलिटी में ऐड हो चुके हैं, तो वो पहले माइनस करने हैं। ओके, क्योंकि वो आपके हुए इसलिए करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, फिर हमारा लॉजिक नहीं बैठेगा क्रेडिट सेल वाला। सो इसलिए वो पहले लेस करो, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से आपके डेटर्स नहीं बढ़े। आपके डेटर्स क्यों बढ़े? क्योंकि दूसरे के डेटर्स आपके डेटर्स हो गए अभी, इसलिए वो सब पार्ट जो बिजनेस परचेस की वजह से करंट एसेट लायबिलिटीज आपके आए हैं, ऐड हो गए हैं, वो सब आप रिड्यूस करके फिर जो बैलेंस आएगा दैट यू विल कंपेयर विद ओपनिंग बैलेंस। ये भी समझा आपको। देन एक्सचेंज गेन एंड लॉस, ये इसमें इनफ्लो आउटफ्लो है या नहीं है? गेन एंड लॉस, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, करेक्ट। सो ये अगर आप इनडायरेक्ट मेथड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है ना, तो एक्सचेंज गेन हम P&L को क्रेडिट करते हैं, एक्सचेंज लॉस डेबिट करते हैं, तो ये नॉन कैश आइटम हुआ ना, तो उस हिसाब से इफेक्ट देना है। एक्सचेंज गेन है तो लेस करो, एक्सचेंज लॉस है तो ऐड बैक करना पड़ेगा। सो नॉन कैश आइटम जैसा इसका इफेक्ट देना पड़ेगा आपको। ओके, डिस्क्लोजर्स में क्या देना पड़ता है? देखो, एक आपको डिस्क्लोज करना है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस हेल्ड बाय इट बट नॉट अवेलेबल फॉर यूज टुगेदर विथ कॉमेंट्री बाय द मैनेजमेंट।
So for example, in case of bank balances held in other countries subject to such exchange control or other regulations that the fund is practically of no use. So for example, आपके दूसरे कंट्री में बैंक अकाउंट है, उसमें बैलेंस है उस बैंक अकाउंट में, एंड उस कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है, तो दोनों कंट्रीज को कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना अलाउड नहीं होता है. ओके, सो दिस इज अ लॉ. ओके, रेगुलेशंस क्या है कि फंड ट्रांसफर्स अलाउड नहीं है. सो वो बैंक अकाउंट में भले ही बहुत सारे पैसे हैं बट इट इज ऑफ नो यूज. तो वो यूजर्स को बताना पड़ेगा ना, नहीं तो यूजर्स देखेंगे हाँ स्विस अकाउंट में बहुत पैसे दिख रहे हैं बट वहाँ पर अगर वॉर चल रहा है तो उस पैसे का कुछ यूज नहीं है. सो सिग्निफिकेंट अमाउंट विच इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज वो दिखानी है. उसके साथ साथ आपको और दो चीजें दिखानी है, जैसे कि अमाउंट ऑफ अनड्रॉन बोरोइंग फैसिलिटी. सो बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो. जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी, तो आपको फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का ओवरड्राफ्ट आपको सैंक्शन किया है बैंक ने, बट आप पूरा 2 करोड़ नहीं यूज कर रहे हो, आपको अभी 50 लाख ही लग रहा है बिजनेस के लिए, तो बाकी का 1.5 करोड़ जो है वो अनड्रॉन अमाउंट है. सो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी है. तो यूजर को समझेगा ना कि और 1.5 करोड़ हमें आ सकता है फॉर द, वो 1.5 करोड़ से आप क्या करोगे फॉर द फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और टू सेटल कैपिटल कमिटमेंट्स इंडिकेटिंग एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ दीज फैसिलिटीज. कुछ बैंक ने आपको रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं कि इसका यूज इसके लिए ही करना है वगैरह, तो वो रेस्ट्रिक्शंस भी डिस्क्लोज करने हैं. एंड सेकेंड में क्या दिया है उन्होंने, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑपरेटिंग कैपेसिटी. ओके, सो आपको कैश फ्लो कितना लगेगा ऑपरेटिंग कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए वो भी दिखाना पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में सेम ऑपरेटिंग कैपेसिटी से आपका बिजनेस होने वाला है या नहीं है, इसकी आइडिया आएगी. जैसे कि परचेस ऑफ मशीनरी टू रिप्लेस द ओल्ड, इट्स सेपरेटली डिस्क्लोज फ्रॉम द कैश फ्लोज दैट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कैपेसिटी. सो मैंने मशीनरी परचेस किया है, ये मुझे कहाँ से समझेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बट वो क्यों परचेस किया है आपने, क्योंकि पुराना खराब हुआ था, तो मतलब आपकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी कुछ बढ़ नहीं गई. बट मैंने क्यों परचेस किया, अगर सेकेंड सिचुएशन है कि मुझे और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और मशीनरीज लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हाँ ऑपरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मतलब बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट. बट अगर सिर्फ ओल्ड को रिप्लेसमेंट करने के लिए है तो ठीक है, मतलब कुछ ग्रोथ नहीं है, लास्ट ईयर इतना ही इनका है. तो ये डिस्क्लोजर्स इंपॉर्टेंट क्यों है समझा. सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बट प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्क्लोजर्स ही बहुत पढ़ते हैं. जो एक्चुअल स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो सिर्फ फिगर्स नहीं देखते हैं, नोट्स टू अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट से ही तो मिल रही है. ओके, रादर देन दैट बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, अभी इलस्ट्रेशन 2 हम कौन से लाइन से पढ़ते हैं, हाँ, हाउ विल यू शो दिस आइटम एज पर AS3 while preparing cash flow statement for the year ended 31st March. X Limited purchased a debentures of rupees 10 lakhs of Y Limited which are redeemable within 3 months. Correct. 3 months है, करेक्ट. हाँ, सो ये नॉर्मल हुआ ना, हमें लॉजिकली ऐसे ही लगता है, बट ICI देखो क्या कर रही है. एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक एंड शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट. सो पहले उन्होंने क्या दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग बताया. ओके, और वो मीनिंग कहाँ से, मन से नहीं लिखा है, मन की बात नहीं है, ये आपको लिखना है. दिस इज एज पर AS3 ने बोला है, हमने नहीं. सो आप आंसर कैसे लिखते हो, एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये आता है, कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ये सब आता है, वो आपको पता है.
अभी नेक्स्ट केस क्या है वो लिखो. केस क्या है? इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakh मेड इन डिबेंचर्स इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड देन इट इज एन आइटम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो है ये शॉर्ट टर्म. बट हाउएवर देखो उनका आगे, इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakh मेड इन डिबेंचर्स इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड देन एज पर AS3 इट इज इन्वेस्टमेंट. अभी एक्चुअली दिया है ना लेस देन 3 months क्वेश्चन में, रिडीमेबल विद इन 3 months, तो यहाँ पे ही आंसर स्टॉप होना चाहिए. इट इज कैश एंड कैश. बट हाउएवर लॉन्ग है ये, मतलब ये सजेशन हुआ फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड इट इज इन्वेस्टिंग. थर्ड ऑलरेडी हुआ है. फोर्थ में क्या करना है? क्वेश्चन लास्ट लाइन में है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March. फॉलोइंग इज द कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अल्फा लिमिटेड. सो ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का आप नीचे लिखते हो एंड में. शेयर कैपिटल, शेयर इशूड, ये कहाँ पर जाएगा? कौन सी एक्टिविटी? शेयर्स इशूड, फाइनेंसिंग. कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग. सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, investing. Payment for account payables, operating. Salary wages, payment of overheads, property plant equipment purchased, investing. Debentures redeemed, financing. Bank loan repaid, financing. Taxation मतलब income tax paid, ऑपरेटिंग. डिविडेंड पेड है ना, आउटफ्लो में देख रहे हो आप, डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग. एंड ये क्लोजिंग बैलेंसेस. ओके, सो ये डायरेक्ट मेथड हुई, आपको समझा होगा. कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स. ये अमाउंट्स अगर आपको दी है तो आप इनडायरेक्ट मेथड से ट्राई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड लगाने के लिए जो डेटा आपको चाहिए वो है ही नहीं क्वेश्चन में. नेट प्रॉफिट कहाँ पे है? तो कंपलसरी कौन सी मेथड? डायरेक्ट मेथड. एंड ये आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सोचना पड़ता है. सो कैश फ्लो फ्रॉम प्रेजेंटेशन आपको पता है, पर्टिकुलर्स रुपीज फॉर द ईयर एंडेड पता है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहले सब इनफ्लो लिखने, पैसे किती आले त्या दिलेचं मग बरं वाटतं जरा. देन आउटफ्लोज लिखने हैं. देन आपको मिलेगा नेट. ओके, और इनकम टैक्स पेड अलग से लिखना है, वो पता है आपको. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, देन इनकम टैक्स पेड, देन नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, उन्होंने पहले आउटफ्लो लिखा फिर इनफ्लो, क्योंकि आउटफ्लो जाता है. एंड नेट कैश यूज्ड वर्ड लिखना है, अगर निगेटिव है तो यूज्ड, एंड अगर पॉजिटिव है तो जनरेटेड और रिसीव्ड. नेट कैश रिसीव, नेट कैश जनरेटेड. एंड फाइनेंसिंग में भी पहले उन्होंने रिसीट्स लिखे, देन पेमेंट्स, देन नेट कैश यूज्ड, क्योंकि ये भी निगेटिव हुआ. क्या नेगेटिव नहीं है, 3-4 लाख ही है. हाँ, पॉजिटिव गेटिंग फाइनेंसिंग मोस्टली आउटफ्लोज आता है. नहीं, इनफ्लो ही है ना, तो नेट कैश रिसीव्ड ही चाहिए. यहाँ पर वो गलत हुए हैं, नेट कैश रिसीव्ड चाहिए यहाँ पर. ठीक है, पॉजिटिव है तो रिसीव्ड. नेट कैश जनरेटेड, नेट कैश रिसीव्ड कुछ भी लिख सकते हो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो अभी देखो निगेटिव में क्या क्या है. नेगेटिव में एक ही है, 3,30,000. सो 1,65,000 पॉजिटिव, 1 lakh पॉजिटिव, 2,65,000. सो 3,30,000 माइनस 2,65,000, 1,000 negative. So this is net decrease in cash and cash equivalent 65 का. एंड ओपनिंग क्लोजिंग ये ऐड करके लिखना है ना. ओपनिंग 80 हुआ, क्लोजिंग 50, तो 65 से रिड्यूस हो गया है. फिफ्थ में क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ निकालना है. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. हाँ, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करना है. ये 5 to 6 टाइम्स आया हुआ है. हाँ, ये वाला 5 मार्क के लिए. मतलब आपको कल मैं दूंगी ना एडिशनल क्वेश्चन बैंक, उसमें आप देखोगे कि ऐसी लाइन है, MTP में 2-3 बार, RTP में 2-3 बार, ओल्ड पेपर में 2-3 बार. चलो, सो प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स. आपकी कैश को कुछ हुआ क्या?
कुछ हुआ ही नहीं, कैश को तो नहीं आएगा ये। पूरा डिबेंचर्स पे है, हाँ, पूरा डिबेंचर्स पे है। क्लेम रिसीव्ड ये कुछ नहीं होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, पहला। सेकेंड, क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, लॉस ऑफ प्लांट इन्वेस्टिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सबसे नीचे लिखना है। अनसेक्योर्ड लोन्स गिवन टू सब्सिडियरीज, फाइनेंसिंग, आपने लोन दिया है, लिया नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिंग, इनफ्लो है, हाँ ये दोनों इनफ्लोज है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, गिवन है तो आउटफ्लो होगा ना। हाँ आउटफ्लो, सॉरी, हाँ गिवन, सो ये आउटफ्लो है, सॉरी 4,85,000 आउटफ्लो, दिस इज इनफ्लो 82,500, जो आपने लोन दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट आया 82,500 का। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, इनफ्लो, इन्वेस्टिंग में आएगा। इन्वेस्टिंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड आएगा क्या इन्वेस्टिंग में? नहीं, तो ये नहीं लेना है। टर्म लोन रीपेड, टर्म लोन रिपेड, यस, लेकिन अब नहीं, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है, करेक्ट, आपने लोन लिया था वो आप रीपे कर रहे हो। अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? आएगा 68,000, TDS ऑफ ₹8,200 वॉज डिडक्टेड ऑन द अबाउ इंटरेस्ट, मतलब ये डिडक्ट करके अमाउंट है। सो ग्रॉस करो इसको, हाँ कितना आ रहा है? 76,200 इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनफ्लो में लिखोगे, एंड आउटफ्लो में TDS ऑन अबाउ 8,200, ऐसे आउटर फिर वो ऑटोमेटिक नेट हो जाएगा। देन बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, 84,000 बुक वैल्यू है, बट लॉस हुआ है 9,600 का। सो इनफ्लो कितना हुआ है? 74,400, करेक्ट, 74,400। सो यहाँ पर आंसर में देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में ग्रॉस वैल्यू लिखा है एड बैक करके, एंड देन TDS डिडक्ट करना है। ओके, एंड ये सब होने के बाद निगेटिव आया, इसलिए कैश यूज लिखा है, निगेटिव आया इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपका इनफ्लो है 49,600 का, तो नेट कैश यूज्ड और कम हो जाएगा 1,48,000। ओके, सो नेट कैश यूज्ड आया। क्लियर हुआ इलस्ट्रेशन? सो MCQ पहला, Crown Limited wants to prepare its cash flow statement. It sold equipment of book value of 60,000 at a gain of 8,000. The amount to be reported in its cash flow statement under operating activities is. So online students फटाफट आंसर लिख सकते हो आप चैट बॉक्स में। ऑपरेटिंग में 60,000 ही जाएगा ना। सेल ऑफ इक्विपमेंट है, सेल ऑफ इक्विपमेंट कहाँ पर जाता है? सेल ऑफ इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में जाता है, इन्वेस्टिंग में जाता है, तो मिल आएगा ऑपरेटिंग में। करेक्ट, ए आंसर है, हाँ इसका चेक करो। यस करेक्ट है, नील है, नील इन्वेस्टिंग का है ना वो, तो नील आएगा। सेकेंड, while preparing cash flow statement, an entity other than financial institution should disclose the dividend received from its investment in shares as इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, correct, investing cash inflow. B, third, XYZ company is a financial enterprise. In its cash flow statement, interest paid and dividends received should be operating. A. Fourth, in the cash flow statement, cash and cash equivalents do not include. ABCD में से कौन सा? कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? लोन फ्रॉम बैंक, ये रेडी कन्वर्टेबल है ना। हाँ इनसिग्निफिकेंट रिस्क भी नहीं है चेंज का। हाँ, डू नॉट इंक्लूड,
चारों देखो ऑप्शंस। बी नहीं आएगा। नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है भी, क्या आता है? डी आता है क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, लास्ट वाला ऑप्शन? लोन नहीं आता है। सो आंसर इज डी, लोन फ्रॉम बैंक। ये आता है ना, इतना क्यों सोच रही थी? वो इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट। हाँ, इनसिग्निफिकेंट मतलब रिस्क नहीं है, रिस्क है तो वो कैसे इक्विवेलेंट है? ओके, फॉर एग्जाम्पल तुमने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है 1 लाख, जिसका चेंज होने का रिस्क इनसिग्निफिकेंट है, तो वो 1 लाख ही रहेगा ना, तो वो इक्विवेलेंट टू कैश है। बट तुमने शेयर्स में 1 लाख इन्वेस्ट किया है, कल जाके उसकी वैल्यू 10,000 भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो वेदर इट इज कैश इक्विवेलेंट। हाँ, सो सिग्निफिकेंट रिस्क है तो हम नहीं ले रहे हैं ना, इसलिए तो यहाँ पे तो इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। कल जाके डिबेंचर्स की 1 लाख का 1,000 होगा क्या? 1 लाख ही रहने वाला है। सो इनसिग्निफिकेंट रिस्क है तो वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू कैश है। बट लोन फ्रॉम बैंक ये क्या है? ये तो फाइनेंस एक्टिविटी है ना ये। फिफ्थ, while preparing cash flow statement using the indirect method as required under AS3, which of the following will not be deducted from or added to the net profit to arrive at the cash flow from operating activities? Depreciation is non cash item, वो add back करते हैं ना हम। परीक्षेत पण व्यवस्थित वाचा सगळे ऑप्शन्स। संपदा एंड पाथ करेक्ट है, लोन फ्रॉम बैंक। अभी इसका आंसर बताओ। इंटरेस्ट इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ, तो वो आप इंटरेस्ट इनकम जो है वो कौन सी है? इन्वेस्टिंग, तो वो आप लेस करते हो ना। आपको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी, तो ये लेस करते हो। गेन ऑन सेल भी लेस करते हो। क्यों लेस करते हो? क्योंकि वो इन्वेस्टिंग है। डेप्रिसिएशन ऐड करते हो क्योंकि वो नॉन कैश है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री मतलब वो ऑपरेटिंग ही है, तो वो ऐड या डिडक्ट करते हो क्या? तो डी ऑप्शन है। इतना इजी था। Which of the following will not be deducted or added to the net profit to arrive at operating activity? डेप्रिसिएशन एड बैक करते हो, इंटरेस्ट इनकम लेस करते हो, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लेस करते हो। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री मतलब ही नेट प्रॉफिट ना, या ग्रॉस प्रॉफिट। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब सेल्स हुए ना आपके, उस पे गेन हुआ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो एडलेस थोड़ी करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक सॉल्व करते हैं, 8 वाला। हाउ वुड द फॉलोइंग कैश फ्लोज बी क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विथ AS3? मतलब क्या करना है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पेड अमाउंटिंग टू 70 लाख ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। हाँ, करेक्ट। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ ₹8,75,000, out of which 75,000 was towards capital gain arising on account of sale of asset during the reporting period. एडवांस टैक्स पेमेंट जो है वो एडवांस टैक्स पेमेंट जो होगा वो 8 लाख का जो वैल्यू होगा वो ऑपरेटिंग में जाएगा। करेक्ट। एंड 75,000 जो है वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। करेक्ट, सेल ऑफ एसेट। करेक्ट। 8 लाख का ऑपरेटिंग में, 75,000 का इन्वेस्टिंग में, दोनों आउटफ्लो ही है। FD विड्रॉन बाय कस्टमर्स ऑफ SBI 3 crore, ऑपरेटिंग। करेक्ट। FD विड्रॉवल बाय कस्टमर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, SBI हो आप, एंड आपके
कस्टमर्स ने एफडी विड्रॉ की, ये तो यही काम करते हैं ना बैंक, सो ऑपरेटिंग। एंड 9 भी पास्ट हो सकता है। 9 का क्वेश्चन लास्ट लाइन में है, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, मनी लिमिटेड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, मतलब नॉर्मल है वो, हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट, इट हैज सॉट योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम। आपको पैराग्राफ याद आया क्या? आज ही किया था। लोन एंड एडवांसेस गिवन टू सप्लायर्स, टू एम्प्लॉइज, हाँ, टू इट्स सब्सिडियरी कंपनीज, इन्वेस्टिंग, सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट होती है ना आपकी, रोमन 2 इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसिव्ड। ये कौन सा है? रोमन 2। इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड पेड फॉर द ईयर फाइनेंसिंग, करेक्ट। ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि नॉन फाइनेंशियल है। हाँ, अगर यही फाइनेंशियल होता तो ऑपरेटिंग में जाता है। 10th आपने किया होमवर्क के लिए, लास्ट 11 करते हैं तो ये पूरा हो जाएगा AS3। लास्ट लाइन पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी प्रेजेंटेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हुआ ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। Z Limited has no foreign currency cash flow during the reporting period. It held a deposit in a bank in France. The balances as at the beginning of the year and end of the year were 1 lakh euro and 1,05,000 euro respectively. The exchange rate at the beginning of the year was euro 1 is equal to 82 and at the end of the year was euro 1 is equal to 85. The increase in the deposit balance of euro 5,000 was on account of interest credited on the last day of the reporting period. The deposit was reported at 82 lakh in opening balance sheet and at 89 lakh 25,000 in the closing balance sheet. So आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिला है that is which activity? इन्वेस्टिंग। तो कितना मिला? 5,000 यूरो, बट आपको रुपीज में लिखना पड़ेगा। सो 5,000 इंटू 85, हाँ, क्योंकि लास्ट डे को मिला है। वो कितना है? 7,25,000, करेक्ट। तो वो इन्वेस्टिंग के अंडर आप दिखाओगे। कितनी आ रही है अमाउंट? करो 5,000 इंटू 85, आपको 5,000 इंटरेस्ट मिला है ना यूरो में। 4,25,000। 85 क्यों लिया? क्योंकि कब मिला है इंटरेस्ट? पढ़ो कब मिला है। $5,000 वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो लास्ट डे का रेट क्या है? हाँ, इसलिए 85। हाँ, तो वो इन्वेस्टिंग के अंडर जाएगा। ओके। एंड जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो 3 रुपए का है। वो आपका ओपनिंग यूरोज थे 1 लाख, तो वो 3 लाख आएगा ना। हाँ हाँ, ओपनिंग बैलेंस था यूरो 1 लाख, तो वो 3 रुपए से बढ़ गया है अभी। सो वो 3 लाख रुपीज का इंक्रीज ऐसे ही हुआ, गेन हुआ मतलब। तो वो इनफ्लो नहीं है, तो वो जो गेन है वो दिखाना है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में? नहीं दिखाना है। ये 3 लाख नहीं दिखाना है, 4,25,000 दिखाना है इन्वेस्टिंग के अंडर। बट अगर ये इनडायरेक्ट मेथड है तो इसमें ये गेन आपने P&L को क्रेडिट किया रहेगा 3 लाख का, तो लेस करना पड़ेगा। तो आंसर देखो कैसे लिखना है। 4.39 पेज पे स्टेटमेंट ऑफ P&L 4.39, स्टेटमेंट ऑफ P&L वॉज क्रेडिटेड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। कितना? 5,000 यूरोज आए थे लास्ट डे को आपको, सो 85 से मल्टीप्लाई किया एंड आपका डिपॉजिट 1 लाख यूरो का था। ओके, सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एक्सचेंजेस 3 लाख का ऐसे ही गेन हुआ आपको। ओके, रेट बढ़ गया इसलिए 3 लाख, देखो ऐसे ही बढ़ गए 3 लाख।
तो आप यूरो इनमें इन्वेस्ट करोगे ना। एक साल में 3 लाख ऐसे ही इंक्रीज डायरेक्टली कुछ ना करते हुए, बट पहले वो 1 लाख यूरो कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सो इन प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, the exchange difference of 3 lakh should be deducted from the net profit before taxes since it is non-cash item. Okay. However, in order to reconcile the opening balance of cash and cash equivalent with its closing balance, the exchange difference 3 lakh should be added to the opening balance in a note to the cash flow statement. ये कल मैंने बताया था आपको। ओके, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लोजिंग कैश दिखेगा वो विदाउट एक्सचेंज गेन दिखा हो गया, बट जो बैलेंस शीट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा रादर बैंक का, वो आफ्टर एक्सचेंज गेन ऐड करके दिखेगा। ओके, तो वो अलग अलग दिखने वाले हैं, तो रिकंसिलिएशन दिखाना पड़ता है। ओके, दैट एक्सचेंज डिफरेंस and cash flows arising from transaction in foreign currency shall be recorded in Z Limited's reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and foreign currency at the date of the cash flow. Cash flow date का रेट लेना है कन्वर्जन करने के लिए। क्वेश्चन कैसे था, हाउ these transaction would be presented in cash flow, तो ये कैसे प्रेजेंट करोगे, यू नीड टू डिडक्ट इट, ऐसे लिखना था आपको, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम। ओके, सो आज का होमवर्क क्या है, तो ये पूरा रिवाइज करना है, खुद से सब सॉल्व करो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं और एक क्वेश्चन आपको फोटो आज ही सेंड कर रही हूँ, आपको समझा होगा कौन सा वाला, जो मैंने इलस्ट्रेशन 5 बताया था ना, बहुत बार आया है एग्जाम में, तो सिमिलर क्वेश्चन का फोटो भेजती हूँ, वो भी होमवर्क के लिए आज करना है। ओके, सो कल हम AS3 की प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, मतलब पूरा, हाँ, सब तीनों एक्टिविटीज का। तो वो AS3 का पार्ट नहीं है एक्चुअली, वो यूनिट 2 का पार्ट है, तो आपको मॉड्यूल लाना है तो मॉड्यूल 3 लाना पड़ेगा कल। एंड देन वो होने के बाद AS17 भी कल हमें स्टार्ट करना है। यस, कल हम ओरली डिस्कस करेंगे एडलेस स्टेटमेंट, आप घर पे प्रिपेयर करो। अगर हम यहाँ पर बनाते बैठेंगे तो उसमें ही पूरे 2 घंटे जाएंगे हमारे। ओके, सो कल मॉड्यूल 3 लाना है। चलो, बाय बाय।